भारत आजादी के 3 दशक बाद एक गांव, एक सुबह और 11 लाशें। ये सिर्फ खून नहीं था, ये उस व्यवस्था का चेहरा था जो दलित की चीख नहीं सुनते और दबंग की बंदूक नहीं रोकते। मैं हूं सुमित नंदन सिंह और आप देख रहे हैं द स्क्रिप्ट राइटर के खास पेशकश नरसंहार। और आज हम खोल रहे हैं नरसंहार के दूसरे अध्याय का काला सच, बेलछी नरसंहार, जिसकी राख से सत्ता बदली, नेता गिरे और पूरा बिहार 2 हिस्सों में बट गया। देश से आपातकाल हटे ठीक 64 दिन हुए थे। साल था 1977 और तारीख था 24 मई। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। बिहार में राष्ट्रपति शासन था, लेकिन चुनाव की तारीख तय हो चुकी थी। पटना से 90 किलोमीटर दूर एक गांव है बेलछी। 6 बजे सुबह गांव का दबंग महावीर महतो सिर पर गमछा बांधे हुए बोला, मंगरू सुन रहे हो, जा सिंघवा को बुला के लाओ। मंगरू बोला, हाँ काका, अब ही जाते हैं और उसको बुला के लाते हैं मंगरुआ को। महावीर महतो ने 30 से 35 साथियों को बुला लिया। बोला, देखो आज सिंघवा बचना नहीं चाहिए। मंगरू गया है उसे बुलाने। लाठी डंडे लेकर सब गली में खड़े हो जाओ। मैंने बंदूक गोली मंगा ली है, आते ही उस पर टूट पड़ना है। कुछ ही देर बाद मंगरू सिंघवा के घर पहुंच गया। खटिया पर बैठा सिंघवा दातुन कर रहा था। मंगरू बोला, महावीर काका बुलाए हैं, अभी के अभी घर चलो। सिंघवा की पत्नी बोल पड़ी, उसके घर से तो दुश्मनी है जी, कल तो उसके लोग मारने भी आए थे, उसके घर जाना ठीक नहीं है। इतने में सिंघवा बोल पड़ा, अरे चुप रहो, कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए सिंघवा मंगरू के साथ चल पड़े पीछे पीछे। उनके ससुर जानकी पासवान भी साथ हो लिए। सिंघवा जैसे ही महावीर महतो के घर में घुसा, पीछे से एक आदमी ने उसके सिर पर जोर की लाठी दे मारी। वह पलटकर भागना चाहा, लेकिन 4 से 5 लोगों ने जोर से दबोच लिया। लाठी डंडे से पीटने लगे। यह देखकर जानकी पासवान भागते भागते दलित बस्ती पहुंचे। कहने लगे, सब चलो, जल्दी चलो, महावीरवा माधर सिंघवा को मार रहा है। 10-15 लड़के लाठी डंडे लेकर चल पड़ते हैं। इधर महावीर के आदमी घात लगाए थे। उन लोगों ने इन्हें देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। ज्यादातर लड़के गोली लगते ही जमीन पे गिर पड़े बेजान सा होकर। इसी बीच दोनाली बंदूक ताने महावीर महतो आ गया। बोला, हाथ पैर बांधकर सबको मेरे सामने लेकर आओ। सिंघवा सहित कुल 11 लोग के हाथ पैर बांधकर महावीर के सामने खड़ा कर दिया गया। अब महावीर बोला, का रे सिंघवा, तू बड़का नेता बन रहा है ना, खेत जोतेगा हमरा, चलो आज खेत जोतवाते हैं तुमको। तभी बंदूक लिए परशुराम धानुक नाम का एक आदमी हांफते हुआ आया। बोला, भैया सबको खेत में ले चलो, वहां इनके स्वर्ग का इंतजाम भी किए दिए हैं, वहीं पे इनका मुकम्मल इंतजाम किया जाएगा। गांव के बाहर एक खेत में मक्के की फसल लगी थी। उसके बीचों बीच चिता सजाकर रखी हुई थी। परशुराम ने केरोसिन डालकर आग लगा दिया। कुछ ही मिनटों में ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। महावीर बोला, सब माधर को लाइन में खड़ा करो। महावीर के आदमियों ने सिंघवा और उसके साथियों को घसीटते हुए बर्बरता से ले जाकर लाइन में खड़ा कर दिया। अब महावीर और परशुराम ने बंदूक उठाई। धाएं 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 के गूंज से गांव दहल गया। किसी के सिर में गोली लगी, किसी के सीने पार कर गई। सब जमीन पर बेसूध बेजान पड़ गए। महावीर बोला, अब इन हरामजादों को उठाकर आग में झोंक दो। महावीर के आदमियों ने सबको आग में डाल दिया। 12 साल का एक लड़का गोली लगने के बाद भी बच गया था। वह बार बार चिता से उठकर जा रहा था। महावीर के आदमियों ने बार बार पकड़कर उसे आग में झोंक रहे थे। गुस्से में महावीर महतो ने गड़ासा उठाया और उसकी गर्दन पर दे मारा। उसका गर्दन कटकर लटक गई। फिर 2 लड़कों ने उसे उठाकर उसी आग में बर्बरता से झोंक दिया। कुछ देर बाद परशुराम बोला, आग कम पड़ रही है, कंडे लकड़ी लाओ। 4-5 औरतें दौड़ दौड़कर कंडे और लकड़ियां लाने लगी। 2 घंटे बाद महावीर के आदमियों ने लाठी डंडे से उलट पलट कर देखा, सब के सब लाश जल गए थे। फिर हमलवार चलते बने। दोपहर 2:30 बजे गणेश पासवान नाम का चौकीदार भागते भागते 17 किलोमीटर दूर बाढ़ पुलिस स्टेशन पहुंचता है।
थाना प्रभारी से बोला, साहब बेलछी में 11 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया है। थाना प्रभारी अवधेश मिश्रा कहते हैं, मैंने आवाज लगाई, अरे सब जीप निकालो तो 10-12 पुलिस वालों को लेकर थाना प्रभारी बेलछी के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में होनी कुछ और ही होना था। उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। कुछ ही दूर पर एक दूसरा थाना सकसोहरा पड़ता है। थाना प्रभारी ने मदद मांगी तो सकसोहरा थाना के इंचार्ज बोले, बेलछी हमारे इलाके में नहीं आता, हम मदद नहीं कर सकते। किसी तरह देर शाम बाढ़ पुलिस बेलछी पहुंची। मक्के के खेत में अभी भी आग जल रही थी। भीड़ जुटी थी। मृतक घर वाले बदहवास बिलख रहे थे। थाना प्रभारी ने गांव वाले से पूछा, ये कत्ल किसने किया है? किसी ने देखा है क्या? गमछा बनियान पहने 40 साल के जानकी पासवान बोले, साहब गांव के ही महावीर महतो, परशुराम महतो और उनके 30 से 35 लोग थे। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है, सबको मारते हुए। मेरे दामाद सिंघवा को भी मार दिया है। कैसे मारा, पूरी बातें बताओ। साहब पहले महावीरवा समझौता के लिए सिंघवा को बुलाया, फिर उसे और उसके साथियों को दबोच लिया। हाथ पैर बांधकर सबको खेत में ले गए। मैं एक छत पर बैठकर दीवार के पीछे से सब कुछ देख रहा था। महावीर महतो और परशुराम महतो ने सबको गोली मारी, फिर आग में झोंक दिया। थाना प्रभारी कहते हैं कि क्यों मारा? जानकी पासवान कहते हैं, साहब गांव के कुर्मी बहुत दबंग हैं। सब जमीन पर उन्हीं लोगों का कब्जा भी है। वो लोग काम करवा के मजदूरी भी नहीं देते। सिंघवा ने लड़ाई लड़कर कई मजदूरों को पैसा दिलवाया था, इसीलिए वे लोग इसके पीछे पड़े हुए थे। पुलिस ने इसे गैंगवार बताया, लेकिन वामपंथी दल और दलित नेता इसे जातीय नरसंहार बता रहे थे। यह बिहार का पहला जातीय नरसंहार था, बेलछी नरसंहार। 11 लोगों को मारकर जला दिया गया। इसमें 8 दलित और 3 सुनार थे। इसी नरसंहार के बाद इंदिरा गांधी के आंसुओं ने सत्ता पलट कर रख दिया था। एक हफ्ते के भीतर पुलिस महावीर सहित 20 से 22 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पटना पुलिस के डिप्टी कमिश्नर KN अर्धनारीश्वर ने जांच संभाली। उन्होंने महावीर महतो की कॉलर पकड़ते हुए पूछा, बता क्यों मारा सबको? ठसक भरी आवाज में महावीर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, वो उनकी आपसी लड़ाई थी। डिप्टी कमिश्नर, ये सब मानेगा नहीं, हाथ पैर बांधकर इसे उल्टा लटका दो। 3-4 सिपाहियों ने महावीर के हाथ पैर बांध दिए। डिप्टी कमिश्नर ने जैसे ही डंडा उठाया, महावीर कांपने लगा। बोल पड़ा, साहब मारो मत, मैं सब कुछ सच सच बताता हूं। साहब 2-3 दिन पहले हमारा एक आदमी सिंघवा के खेत से 5 मन धान चुरा लिया था। सिंघवा उसे पीटते हुए थाने ले जा रहा था। मैंने 5 मन धान देकर उसे छुड़ा लिया। फिर घर पर अपने लोगों को बुलाया और कहा कि धान चुराने से कुछ नहीं होगा, हमें सिंघवा को ही खत्म करना होगा। अगले दिन हमने सिंघवा पर हमला बोल दिया। बेलछी के जानकी पासवान की गवाही पर पुलिस ने महावीर महतो, परशुराम धानुक सहित 31 लोगों पर हत्या, अपहरण, आगजनी जैसे आपराधिक घटनाओं पर केस दर्ज कर दी और इसकी जांच शुरू कर दी। जून 1977 में बिहार विधानसभा चुनाव हुई। 5 साल पहले कुल 324 में से 167 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 57 सीटों पर सिमट गई। वहीं नई नवेली जनता पार्टी 214 सीटें जीत ली, यानी 2/3 सीटें। 24 जून 1977 को जनता पार्टी के कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने भी बेलछी गांव के जातीय संघर्ष नहीं माना। जनता पार्टी की लहर के बावजूद एक युवा नेता हार गया। नेता थे नीतीश कुमार। दरअसल नीतीश नालंदा जिले के हरनौत से चुनाव डेब्यू कर रहे थे। हरनौत बेलछी से 10 से 12 किलोमीटर ही दूर है। नीतीश उस कुर्मी समुदाय से हैं जिस पर नरसंहार का आरोप लगा था। हरनौत में कुर्मियों का दबदबा भी था। भोला सिंह, जो कभी नीतीश के साथ रहे, चुनाव में उनके खिलाफ उतर गए। भोला अपनी रैलियों में आरोपियों को बेगुनाह बताने लगे, जबकि नीतीश ने पीड़ितों के साथ दिया। इससे नाराज कुर्मी भोला के लिए लामबंद हो गए और नीतीश 6000 वोट से हार गए। जब रामविलास पासवान ने लोकसभा में बेलछी नरसंहार की आप बीती और अधजली हड्डियां दिखाई थी। बेलछी का मुद्दा लोकसभा में भी गरमाया हुआ था। गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने सदन में कहा कि ये गैंग के बीच वर्चस्व का मामला है।
इसमें कास्ट एंगल नहीं है। इस पर उनकी पार्टी के दलित सांसदों ने ही हंगामा कर दिया। विवाद बढ़ा तो जनता पार्टी के दलित नेता रामधन की अगुवाई में फैक्ट फाइंडिंग टीम बेलछी भेजी गई। इसमें पहली बार सांसद बने रामविलास पासवान भी थे। 13 जुलाई 1977 रामविलास लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए। शुरुआती कुछ मिनटों में उन्होंने आपातकाल और कांग्रेस के खिलाफ बोला। फिर अचानक सदन के पटल पर एक पोटली खोल दी। उसमें इंसान की अधजली हड्डियां थी। सब हैरान रह गए कि ये हड्डियां किसकी हैं। रामविलास बोले, ये अस्थियां बेलछी नरसंहार में मारे गए लोगों की है। हमारे गृह मंत्री चौधरी शरण सिंह बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं। वे अनुभवी तो हैं, लेकिन उन्हें नौकरशाह को तैयार किए गए बयान आंख मूंद कर पेश कर दिया सदन में। अगर ये नरसंहार आपसे रंजिश थी तो मृतकों के खिलाफ एक भी आपराधिक मामला पहले से क्यों नहीं दर्ज था? क्या सिंघवा कभी जेल गया? किसी अदालत ने उन्हें क्या सजा सुनाई? नहीं। यह नरसंहार इसलिए हुआ क्योंकि दलित भूमिहीन थे और उन्हें लड़ाई लड़ने का फैसला किया था। याद रखिए, जब भी कोई दलित अपनी आवाज उठाने का कोशिश करेगा तो एक नहीं बल्कि कई बेलछी तैयार हो जाएंगे। कई बेलछी विश्व पटल पर दिखने लगेंगे। दरअसल 2 जुलाई 1977 को जनता दल के सांसदों के साथ रामविलास बेलछी गए थे। तब मारे गए लोगों की अस्थियां और राख बांध लाए थे। रामविलास के भाषण के बाद गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह को बयान बदलना पड़ा। इधर इमरजेंसी के बाद मिली हार से कांग्रेस सदमे में थी। इंदिरा अपनी सीट भी गंवा चुकी थी। लोकसभा में बिहार के कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं था। चर्चा होने लगी थी कि इंदिरा के दिन लद गए हैं, लेकिन कांग्रेस नेता सीताराम केसरी के बीच बेलछी की आग में अभी भी धुआं उठता दिख रहा था। उन्होंने इंदिरा को सलाह दिया, मैडम आपको बेलछी जाना चाहिए। 11 अगस्त 1977 शाम का वक्त पटना के सदाकत आश्रम में फोन बजा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केदार पांडे ने फोन उठाया। उधर से इंदिरा की आवाज आई, मैं पटना आ रही हूं, बेलछी जाना है, तैयारी कर लो, कमर कस लो। 13 अगस्त 1977 की सुबह इंदिरा पटना पहुंची। तेज बारिश हो रही थी, बाढ़ जैसी हालत थी। इंदिरा पटना से बिहार शरीफ के रास्ते बेलछी के लिए निकली। इंदिरा को देखने के लिए लोग छतों और पेड़ों पर चढ़ गए। जयकारे लग रहे थे। दूसरी तरफ कुछ लोग इंदिरा का विरोध भी कर रहे थे। वजह थी इमरजेंसी और नसबंदी का फैसला। कार, जीप, ट्रैक्टर कीचड़ में तो फंस गए, तो हाथी पर बैठकर बेलछी पहुंची इंदिरा। उनके साथ थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। रास्ते में इंदिरा की कार कीचड़ में फंस गई तो जीप बुलाई गई, लेकिन आधे रास्ते में जीप भी कीचड़ में फंस गई। बेलछी अब भी 15 किलोमीटर दूर था। कांग्रेस नेताओं ने कहा, मैडम हम गांव नहीं जा पाएंगे, पटना लौट चलिए। इंदिरा बोली, कुछ तो होगा गांव जाने के लिए, व्यवस्था करिए। पास के एक गांव से ट्रैक्टर लाया गया। इंदिरा ट्रैक्टर पर बैठकर चल पड़ी, लेकिन कुछ देर बाद ट्रैक्टर भी दलदल में फंस गया। लेखक श्री रूप रॉय अपनी किताब द पॉलिटिकल आउटसाइडर में लिखते हैं, इंदिरा को सलाह दी गई कि वो पटना लौट जाएं, पर वो अड़ गई। बोली, हम पैदल चलकर जाएंगे, भले ही वहां पहुंचने में रात क्यों ना हो जाए। उन्होंने साड़ी ऊपर कर ली और पैदल चलने लगी। जोवियर मारो अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखते हैं, इंदिरा ने बेलछी से लौटकर सोनिया को पूरा किस्सा सुनाया था। वो कहती हैं, काफी देर पैदल चलने के बाद एक नदी मिली। कोई नाव भी नहीं था। हमें देखकर कुछ लोग झोपड़ियों से बाहर आ गए। मैंने पूछा कि हम नदी कैसे पार कर सकते हैं, कोई गधा या खच्चर मिल सकता है क्या? उन लोगों ने बताया कि गांव के मंदिर में एक हाथी है, उस पर चढ़कर आप नदी पार कर सकते हैं। गांव वाले हाथी लेकर आए, मोती नाम था उसका। पहले मैं बैठी, फिर मेरे पीछे प्रतिभा पाटिल। हाथी झूमकर चलने लगा और उसके पेट तक पानी आ गया था। प्रतिभा ने मेरी साड़ी को ऐसे पकड़ रखी थी जैसे कोई बच्चा डर के मारे मां की साड़ी पकड़ लेता है। लग रहा था कि वह रो ही देगी। हम बेलछी पहुंचे तो दिन ढल चुका था। गांव वाले ने मुझे घेर लिया। वो मुझे उस जगह पर ले गए जहां नरसंहार हुआ था। लोगों ने बताया कि कैसे उसने अधमरे परिवार वालों को आग में फेंक दिया। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया, मानो दहल सा गया हो। बेलछी के जानकी पासवान याद करते हैं, इंदिरा हाथी पर बैठे बैठे ही लोगों से बात करती रही। उन्होंने अपनी साड़ी का आंचल फैला दिया था। लोग कागज पर अपनी अपनी मांगे लिखकर उसमें डाले जा रहे थे। 13 अगस्त 1977 की रात इंदिरा बेलछी से पटना के लिए निकली।
रास्ते में लोग लालटेन लेकर इंदिरा का इंतजार कर रहे थे। हरनौत में भीड़ इतनी जमा हो गई कि इंदिरा को हाथी से उतरकर उनसे मिलना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं कोई भाषण देने नहीं आई हूं, आप लोगों से दुख बांटने आई हूं। फिर वो पटना लौट गईं। अगले दिन अखबारों में इंदिरा की फोटो छपी। हाथी पर बैठी इंदिरा की तस्वीर ने सियासी गलियारों में खलबली सी मचा दी थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फिर से एक नई जान आ गई थी। अगड़ों की पार्टी माने जाने वाली कांग्रेस को दलित और पिछड़ों का भी भरपूर समर्थन मिलने लगा। बिहार में नारा गूंजने लगा, इंदिरा तेरे अभाव में हरिजन मारे जाते हैं, भूखी रोटी खाएंगे, इंदिरा को ही लाएंगे। 14 अगस्त की सुबह इंदिरा की कार पटना के कदम कुआं के लिए निकली। कुछ देर बाद उनकी कार एक घर के सामने रुकी। इंदिरा गाड़ी से उतरी और अंदर चली गई। ये घर था जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का, जिनके आंदोलन की वजह से इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई थी। जेपी पलंग से उतरकर खड़े हो गए। उन्होंने इंदिरा के लिए कुर्सी मंगवाई। आधे घंटे तक इंदिरा वहीं रुकी, फिर हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और दिल्ली के लिए निकल गईं। इंदिरा के बेलछी दौरे के बाद कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया, पर सरकार गिर गई। इंदिरा के इस सियासी रुख से जनता पार्टी की सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। ऐसे में सीएम कर्पूरी ने एक दांव चला और अप्रैल 1978 में 26% आरक्षण लागू कर दिया। इसके तहत पिछड़े को 8%, अति पिछड़े को 12%, गरीब सवर्ण और महिलाओं के लिए 3% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। ओबीसी आरक्षण लागू करने वाला बिहार पहला राज्य बना था। इस फैसले से जनता पार्टी के सवर्ण नेता नाराज हो गए। आखिरकार 21 अप्रैल 1979 को कर्पूरी ठाकुर को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद दलित समुदाय से आने वाले रामसुंदर दास मुख्यमंत्री बनते हैं। इधर केंद्र में भी जनता पार्टी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई थी। 15 जुलाई 1978 को चौधरी चरण सिंह ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 19 जुलाई को प्रधानमंत्री मोनार्जी देसाई से इस्तीफा दे दिया गया। कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन अगले ही महीने कांग्रेस ने समर्थन वापस लेकर उनकी भी सरकार गिरा दी। जनवरी 1980 में लोकसभा चुनाव, कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा लहर चली। कुल 542 में से 353 सीटें कांग्रेस ने यूं ही जीत लिए। बिहार में 54 में से 30 सीटें कांग्रेस को मिली। जनता पार्टी 8 सीटों पर सिमट गई। इंदिरा फिर से प्रधानमंत्री बनी। अब बिहार ने जनता पार्टी के भीतर उथल पुथल मच गई। फरवरी 1980 में रामसुंदर दास को इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति शासन फिर से लागू हुआ। कर्पूरी ठाकुर के सीएम रहते बेलछी नरसंहार में चार्जशीट दाखिल हो गई थी, लेकिन 3 साल तक सुनवाई नहीं हो सकी थी। इंदिरा के सीएम पीएम बनते ही केस की सुनवाई फिर से शुरू कर दी गई। 14 मई 1980 को पटना ट्रायल कोर्ट ने महावीर महतो और परशुराम धानुक को फांसी की सजा और 15 आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपियों ने पटना हाईकोर्ट में अपील की। अदालत ने आरोपियों को दोषी तो माना, लेकिन महावीर और परशुराम महतो को फांसी के मुद्दे पर 2 जजों की राय एक मत नहीं हो पाई। जस्टिस हरिलाल अग्रवाल फांसी के फेवर में थे, तो जस्टिस मनोरंजन प्रसाद विरोध में। अब इस केस को एक तीसरे जज उदय सिन्हा के पास भेजा गया। जस्टिस सिन्हा बेलछी गए, लोगों से मिले, गवाहों के बयानों को वेरीफाई किया। 11 जुलाई 1982 को जस्टिस सिन्हा ने फैसला सुनाया। यह मामला रेयर ऑफ रेयरेस्ट है। इसके क्रूरतम अपराध के लिए फांसी से कम सजा हो ही नहीं सकती है। इसके बाद महावीर और परशुराम ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, पर राहत नहीं मिली। इसकी फांसी के लिए 25 मई 1983 की तारीख मुकर्रर हुई और जगह भागलपुर सेंट्रल जेल बना। मई 1983 सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टी चल रही थी। आरोपी ने टेलीग्राम भेजकर फांसी पर रोक लगाने की याचिका दायर की। तब वे वेकेशन जज थे ए वरदराजन। उन्होंने याचिका स्वीकार कर ली और 23 मई को फांसी पर रोक लगा दी, यानी फांसी की तारीख से ठीक 2 दिन पहले। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले वरदराजन सुप्रीम कोर्ट के पहले हरिजन जज थे। गर्मी की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने फिर से सुनवाई की और फांसी की सजा बरकरार रखी। आखिरकार 1983 में दोनों को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि फांसी से ठीक पहले दोनों ने दही और मिठाई खाने की इच्छा जाहिर की थी। जून 1980 में बिहार के विधानसभा चुनाव हुए। यहाँ के दलित नारा लगा रहे थे, आधी रोटी खाएंगे,
इंदिरा को ही लाएंगे। वोटों की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस ने 324 में से 169 सीटें जीत ली। जनता पार्टी 42 सीटें ही जीत पाई। पहली बार चुनाव लड़ रही बीजेपी ने 21 सीटें जीत ली। पर नीतीश के लिए बेलछी नरसंहार इस बार भारी पड़ा। नीतीश 5000 वोटों से हार गए। लगातार 2 हार से नीतीश को इतना धक्का लगा कि वो राजनीति छोड़ने का मन बना चुके थे। सीनियर जर्नलिस्ट सकर्षण ठाकुर अपनी किताब अकेला आदमी कहानी नीतीश कुमार की में लिखते हैं, लगातार दूसरी हार से नीतीश बुरी तरह टूट गए थे। उन्हें तकलीफ था कि वो अपने लोगों को ही उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने राजनीति छोड़ने का भी ऐलान कर दिया था, लेकिन समाजवादी नेता चंद्रशेखर के कहने पर 1985 में नीतीश ने फिर जोर लगाया। इस बार नीतीश के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। उनकी पत्नी ने 20,000 रुपए दिए। इस पर नीतीश 22,000 वोटों से जीत गए। बेलछी नरसंहार के बाद कांग्रेस ने केंद्र और बिहार में जोरदार वापसी की, लेकिन वो इसे बरकरार नहीं रख पाई। सीनियर जर्नलिस्ट अमरनाथ तिवारी बताते हैं, बेलछी नरसंहार के बाद बिहार में लोअर कास्ट पॉलिटिक्स हावी होती गई। लगातार जातीय नरसंहार होते रहे। राम मंदिर आंदोलन और लालू का साथ देने वाले सवर्ण कांग्रेस के छिटककर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए और पिछड़ा तबका लालू का वोटर बनते गया। तो ये था बेलछी नरसंहार, और हम फिर अगले एपिसोड में आपसे फिर हम मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।